तो आज अपन देखेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करें अगर कि दैट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है कि वो प्रोसेस जो अपने आप हो जाए, जिसको कंप्लीट करने के लिए एक्सटर्नल वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं हो, उसको अपन क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें कि हीट का ट्रांसफर कहाँ होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। पानी गिरता है, ऊपर से नीचे पानी गिर सकता है बट नीचे से ऊपर नहीं गिर सकता है ना। तो ऊपर से अगर पानी आ रहा है नीचे से, यानी कि हाई लेवल से लो लेवल पे आ रहा है, तो वो आपके पास कौन सा प्रोसेस होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेस जो अपने आप कंप्लीट हो जाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, है ना। अगर आप यहाँ पे आए हो, बैठे हो टेबल पे, स्टूल पे बैठे हो, तो अपने पास ये स्टार्टिंग में क्या रहती है, ठंडी रहती है ना। और फिर अपनी अगर बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है हाई टेम्परेचर से कहाँ जा रहा है, आपके पास लो टेम्परेचर पर। तो ये कौन से प्रोसेस होते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो अपने आप हो जाते हैं। तो जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगे। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करें कि वो प्रोसेस जो अपने आप कंप्लीट नहीं होते, जिसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क डन करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। वो आपके पास कौन सी प्रोसेस होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे हीट का ट्रांसफर करना है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर, जैसे एसी का वर्क करता है। आपके पास रूम का टेम्परेचर हाई होता है, रूम का टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है जनरली गर्मियों में। तो एसी क्या करता है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की हीट का जो फ्लो होता है वो कहाँ से, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, उसके लिए एसी जो है वो वर्क डन करता है। रेफ्रिजरेटर हो गया, वो भी क्या करता है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर जाता है। तो जिसके लिए एक्सटर्नल वर्क करना पड़े वो आपके पास कौन से प्रोसेस होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। और जिसके लिए एक्सटर्नल वर्क करना नहीं पड़े, जो अपने आप कंप्लीट हो जाते हैं, वो आपके पास कौन से होते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को एक फैक्टर अफेक्ट करता है, उसको अपन कहते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी डिनोट करते हैं इसको किससे, एस से। क्या होता है एंट्रोपी, रैंडमनेस को कहते हैं एंट्रोपी। जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी, एंट्रोपी की वैल्यू आपके पास क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो रैंडमनेस ऑफ एन सिस्टम इज नोन एज एंट्रोपी। किसी भी सिस्टम की जो रैंडमनेस होती है उसको अपन क्या कहते हैं, एंट्रोपी। कैसे कैसे कि आपके पास मान लीजिए कि कोई सॉलिड सब्सटेंस है, इस सॉलिड को आप क्या कर रहे हो, इस सॉलिड को आप हीट कर रहे हो, तो हीट करने पे ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपके पास लिक्विड में। अब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास पास में अरेंज होते हैं, ये आपने छोटी क्लासों में देख रखा है कि सॉलिड क्या होता है, कि सॉलिड किसी भी मैटर की वो स्टेट होती है जब जिसमें सब्सटेंस बहुत पास पास में होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होती है, और आपके पास इंटरमोलिकुलर जो आपके पास अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। तो सॉलिड को आपने हीट करा, हीट करके किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड। तो अगर मॉलिक्यूल की डिस्टेंस की बात करें तो वो किसमें ज्यादा होती है, लिक्विड में, और सॉलिड में आपके पास क्या रहती है, कम। अब अगर आप लिक्विड को और हीट करते हो, तो लिक्विड को हीट करते हो तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपके पास गैस। मीन्स आप क्या कर रहे हो, रैंडमनेस इंक्रीज कर रहे हो। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत क्लोजली बाउंड होते हैं, और अगर आप बात करें गैसेस के पार्टिकल्स, वो क्या रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। ये तो आपने पढ़ रखा है छोटी क्लासों में कि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर अरेंज रहेंगे, और सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो क्या रहते हैं, पास पास में रहते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे क्या कर रहे हो, इसकी रैंडमनेस इंक्रीज कर रहे हो। अगर आप इसको हीट दे रहे हो तो हीट देने पे इसकी रैंडमनेस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसी को अपन क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। और इसको डिनोट किससे करते हैं, अपन एस से डिनोट करते हैं। तो एंट्रोपी इज द रैंडमनेस ऑफ द यूनिवर्स, या किसी भी सिस्टम की जो रैंडमनेस होती है उसको अपन क्या कह देते हैं, एंट्रोपी कह देते हैं। अब एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंट्रोपी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। किस किसको पता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है कि वो प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है उसको अपन क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सटेंसिव और एक होती है अपने पास इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। अगर मैं लिखूं कि बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट नेचर पे डिपेंड करता है या अमाउंट पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है। अगर आप वाटर ले रहे हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस।
आप कोई और सब्सटेंस ले रहे हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अलग होगा। तो जैसे जैसे सब्सटेंस चेंज करोगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी आपके पास क्या होगा, चेंज होगा। तो ये होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब मैं बात करूं मास की, तो मास क्या होता है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वो किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो वो सारी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड करती है वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो नेचर पे डिपेंड करती है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है आपके पास, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जो आपके पास एंट्रोपी है वो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कि सिस्टम में जितना सब्सटेंस है उसके अमाउंट पे डिपेंड करेगी, तो उसको अपन क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एंट्रोपी जो है वो एक पाथ फंक्शन होता है, सॉरी स्टेट फंक्शन होता है। अब क्या होता है स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन का मीनिंग हो गया कि जो अपनी फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करे। कि जैसे पहले आपके पास कोई सिस्टम था, उसका टेम्परेचर T1 है, आपने उसको हीट दी, हीट करने पे उसका टेम्परेचर कितना हो गया, T2 हो गया। तो क्या हो गया, दो अलग अलग टेम्परेचर आ रहे हैं, एक T2 आ रहा है और एक आपके पास क्या आ रहा है, T1 आ रहा है। तो ये जो आपके पास स्टेट पे डिपेंड करे, डिफरेंट डिफरेंट आपके पास स्टेट आती है, उस पर डिपेंड करे, वो होते हैं स्टेट फंक्शन। तो जिसके आगे भी आप डेल्टा लगा सकते हो। डेल्टा का मीन्स क्या हो गया, कि जैसे डेल्टा टी की वैल्यू करें देखें तो वो क्या होगा, T2 माइनस T1। अगर प्रेशर की बात करें, डेल्टा पी क्या हो जाएगा, P2 माइनस T1। तो वो सारे क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन की वो प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है फाइनल और इनिशियल स्टेट पे। कि इनिशियल टेम्परेचर ये है, मैंने इसको हीट करा, इसका फाइनल टेम्परेचर ये हो गया। तो जैसे जैसे आपने हीट करा तो टेम्परेचर में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो चेंज आ रहा है तो वो आपके पास क्या होगा, स्टेट फंक्शन। और दूसरा एक फंक्शन होता है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, जो पाथ पे डिपेंड करे। कि सिस्टम जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, तो वो कौन से पाथ से जाएगा, तो उसमें वर्क और हीट जो है वो पाथ फंक्शन होते हैं। और जो पाथ फंक्शन आते हैं उनके आगे कभी डेल्टा नहीं लगाते, और जिनके आगे डेल्टा लगाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। कि जैसे आपके पास टेम्परेचर आ गया, आपके पास वॉल्यूम आ गया, आपके पास प्रेशर आ गया, आपके पास इंटरनल एनर्जी आ गया, उसको अपन डेल्टा ई से लिखते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आपके पास एंट्रोपी आ गया, आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी आ गया। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। तो अगर एंट्रोपी की बात करें, तो एंट्रोपी जो है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंट्रोपी जो है एक आपके पास स्टेट फंक्शन है, मींस फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करती, ठीक है ना। कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कोई सिस्टम है, कि सर सिस्टम क्या होता है ये भी हमें नहीं पता। तो सिस्टम क्या होता है, जिसकी अपन थर्मोडायनामिक स्टडी करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। कि जैसे आपके पास कोई वाटर बॉटल है, ठीक है ना, अपनी को उसकी स्टडी करनी है। स्टडी करेंगे तो कैसे करेंगे, कि आप उसको टेम्परेचर दे रहे हो, तो टेम्परेचर देने पर जो वाटर है वो या तो क्या करेगा, बॉईल करेगा। अगर आप उसका टेम्परेचर कम कर रहे हो तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, आपके पास फ्रीज हो जाएगा। अपन किसकी स्टडी कर रहे हैं, अपन खाली उस वाटर बॉटल की स्टडी कर रहे हैं। तो जो वाटर बॉटल है वो अपने पास क्या होगा, सिस्टम होगा। समझ आ गई बात, कि टेम्परेचर चेंज करने पर, प्रेशर चेंज करने पर, वॉल्यूम चेंज करने पर आपके पास जो है उस सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, इसको अपन क्या कह देते हैं, इसको अपन सिस्टम कह देते हैं। तो सिस्टम किसे कहेंगे, कि पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए सेलेक्ट किया जाता है, उसको अपन सिस्टम कहते हैं। कि जैसे मैं अगर बात करूं कि मेरे लिए सिस्टम क्या हो गया, तो मेरे लिए सिस्टम ये हो गया, ये बोर्ड मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, उसके अलावा कहीं नहीं लिख सकता रूम में। तो रूम का वो पोर्शन जहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वो मेरे लिए बोर्ड होगा। वैसे यूनिवर्स का वो पोर्शन जिसको अपन थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए सेलेक्ट करते हैं, तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। कि जैसे घर में अपने दूध की ग्लास रखी है, तो दूध की ग्लास रखी है, तो अपन उसकी स्टडी करते हैं कि टाइम के साथ क्या होगा। कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो वो दूध क्या होने लग जाएगा, आपके पास ठंडा होने लग जाएगा, होने लग जाएगा ना। तो अपने पास क्या हो गया, वो सिस्टम हो गया। अपन उसकी स्टडी कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो वो अपने पास क्या होगा, सिस्टम होगा। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड करे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो अपने पास किस पे डिपेंड करे, नेचर पे डिपेंड करे। स्टेट फंक्शन मींस कि जो स्टेट पे, फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करे। कि जैसे दूध की ग्लास रखी थी, पहले दूध का टेम्परेचर 80 डिग्री था, है ना। धीरे धीरे उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता गया, 40 डिग्री पे आपने पिया, तो क्या हो गया, आपके पास अलग अलग स्टेट हो गई। टेम्परेचर एक क्या हो गया, 80 डिग्री हो गया, एक आपके पास क्या हो गया, 40 डिग्री हो गया। तो ये क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा जो फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो अपन बात कर रहे हैं एंट्रोपी की। एंट्रोपी क्या होती है, रैंडमनेस। किसी भी सिस्टम की जो रैंडमनेस है उसको अपन क्या कहेंगे, एंट्रोपी कहेंगे।
सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होती है? गैसेस की होती है, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं? बहुत दूर दूर अरेंज रहते हैं, और सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत पास पास में रहते हैं। तो सॉलिड की जो एंट्रोपी है वो मिनिमम होती है, गैसेस की एंट्रोपी आपके पास क्या होगी? मैक्सिमम होगी, क्योंकि गैसेस के एटम्स में रैंडमनेस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब एंट्रोपी कैलकुलेट कैसे करते हैं? एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है, देखो, डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन आपके पास टेम्परेचर। क्यू क्या होता है सर? क्यू आपके पास होगा हीट, और टी आपके पास क्या होगा यहाँ पे? टेम्परेचर। ओनली एस की वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, वैल्यू किसकी कैलकुलेट करते हैं? डेल्टा एस की। तो डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। क्यू अपने पास क्या हो गया? हीट हो गया। अब किस किस को पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है? जीरोस का काम ही नहीं है अब। किसने किसने पढ़ाया था? ओके। नहीं नहीं, मैंने जीरोस लॉ नहीं पढ़ाया अभी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? देखिएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, नहीं तो एंट्रोपी भी आपके पास हवा हो जाएगा जैसे बाकी टॉपिक हो रखे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या हो गया? देखो, कोई भी आपके पास सिस्टम है, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी पहले आपके पास E1 थी। कि सर इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी, कोई भी सिस्टम होगा ना, उसके पास कितनी टाइप की एनर्जी होती है? उसके पास ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसके पास रोटेशनल एनर्जी होती है, उसके पास ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी होती है, बहुत टाइप की एनर्जी होती है। तो उन सब एनर्जी का जो सम है उसको अपन क्या कहेंगे? उसको अपन इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना? तो कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम की इनिशियल इंटरनल एनर्जी मान लीजिए E1। ओके, आपने क्या करा? सिस्टम को Q हीट दी, और सिस्टम ने क्या करा? W वर्क डन करा। तो इसकी इंटरनल एनर्जी अब क्या होगी आपके पास? E2। ठीक है, अब मैं E1 को अगर ट्रांसफर करता हूं तो मैं यूं लिखूंगा दैट E2 माइनस E1 इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा? Q प्लस W। E2 माइनस E1 क्या हो गया अपने पास? कि सर E2 माइनस E1 डेल्टा E इक्वल्स टू Q प्लस W। ये होता है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और अगर होता क्या है, वो आपने कभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है 10th में? तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जहां से आया है, वो कहां से आया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मीनिंग क्या हो गया? कि एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। तो थ्योरेटिकली तो अपन लिखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मींस एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और मैथमेटिकली जो है वो अपने पास क्या आ जाता है? डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है ना? अपने पास डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या आया? क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। यहां से क्यू की वैल्यू क्या आएगी? तो अकॉर्डिंग टू फ्लोट, Q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास? डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू। ठीक है ना? ये Q की वैल्यू आएगी। अब W की बात करें तो W का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है ना? ये अगर फिजिक्स में देखते हो तो प्लस का पी डेल्टा वी हो जाता है। फिजिक्स में साइन चेंज होता है, केमिस्ट्री में साइन चेंज होता है। ठीक है ना? W इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास की? Q इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस क्या हो जाता है आपके पास? पी डेल्टा वी। यहां से Q की वैल्यू उठानी है, उठा के कहां पटकनी है? यहाँ पे डेल्टा है ना? यहां से उठानी है Q की वैल्यू क्या आ रही है? तो Q की वैल्यू आ रही है, उसको यहाँ रखना है अपने को, Q रिवर्सिबल। तो डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? कि डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस क्या आ जाएगा? पी डेल्टा वी अपॉन क्या आ जाएगा? टेम्परेचर। ठीक है, तो देखिएगा
डेल्टा एस इक्वल्स टू अपने पास क्या था, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी अपॉन अपने पास क्या था, टी। ये डेल्टा एस का फॉर्मूला है। अपन इसको यूं भी लिख सकते हैं दैट डी एस इक्वल्स टू डीई प्लस पी डी वी अपॉन टी। डेल्टा और डी में क्या डिफरेंस है, डी जो है वो स्मॉल चेंज के लिए आता है, ठीक है ना। डेल्टा मीन्स अपन यूं कह सकते हैं एवरेज, और डी मीन्स यूं कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस, यानी कि स्मॉल फ्रैक्शन के लिए अगर बात करें तो उसके लिए अपन डी यूज करते हैं, स्मॉल, ठीक है ना। और अगर एवरेज की बात करें तो अपन वहां पे क्या यूज करते हैं, डेल्टा की यूज करते हैं। तो डी एस इक्वल्स टू डीई प्लस पी डीवी अपॉन टी, टी यानी कि टेम्परेचर, डी है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसका फॉर्मूला कल ही करवाया था, एन सीवी डी टी। ये डीई का फॉर्मूला होता है एन सीवी डी टी। एन आपके पास होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, सीवी होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सी का मतलब है स्पेसिफिक हीट, नीचे भी लगा रखा है, इसका मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट है, और dt आपके पास क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर। इसकी वैल्यू अपने को यहां रखनी है। तो ds इक्वल्स टू एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी अपॉन क्या आएगा अपने पास, टी आ जाएगा, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ds इक्वल्स टू एन सी वी डी टी अपॉन टी प्लस पी डी वी अपॉन टी, लिख सकते हैं ऐसे। तो अलग अलग करा है दोनों को, है ना। तो नीचे, इसके नीचे भी क्या आ गया अपने पास, टी आ गया, यहाँ पे भी अपने पास क्या आ गया, टी आ गया। एक इक्वेशन पढ़ी होगी आपने, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल्स टू क्या है, एनआरटी, है ना। अगर मैं पी अपॉन टी करूं तो पी अपॉन टी किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, एनआर अपॉन वी के। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, पी अपॉन टी करें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, एनआर अपॉन वी के। तो एनआर अपॉन वी को यहां रख देते हैं अपन, तो डीएस क्या आएगा मेरे पास, कहते हैं डीएस इक्वल्स टू एन सी वी डी टी अपॉन टी प्लस एन आर डीवी अपॉन वी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है और इसका भी इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कहां से कहां होता है, T1 से लेकर के T2 तक इसका करेंगे, और इसका करेंगे V1 से लेकर के V2 तक, ठीक है ना। तो dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिएगा ds एनसीवी, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कभी इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो एनसीवी बाहर आ जाएगा। अपने पास क्या रहेगा, T1 से T2 dt अपॉन क्या आ जाएगा अपने पास t, प्लस यहाँ पे nr बाहर आ जाएगा, तो nr बाहर आ गया, तो यहाँ क्या रहेगा अपने पास V1, V1 से V2, यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास dv अपॉन v, ठीक है ना। अब इसका क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा ln T2 अपॉन T1, dt अपॉन टी है, dt अपॉन टी, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो इसका इंटीग्रेशन आता है ln T2 अपॉन T1, क्योंकि इंटीग्रेशन आप लिमिट लगा रहे हो T1 से T2 तक की, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें तो dv अपॉन v है, इसकी आपने लिमिट लगाई है V1 से लेकर के V2 तक, तो इसके लिए इंटीग्रेशन करेंगे तो वो अपने पास क्या आएगा, V2 अपॉन V1 आ जाएगा, ठीक है। तो ds क्या आएगा, ds इक्वल्स टू NCV ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln V2 अपॉन V1। ln को अपन क्या कहते हैं, नेचुरल लॉग कहते हैं, ठीक है ना। नेचुरल लॉग से अपन लॉग बेस 10 में आते हैं, तो शायद आपने इक्विलिब्रियम करा हो। नेचुरल लॉग है जो, उसको अगर लॉग में चेंज करते हैं तो 2.303 लॉग बेस 10 आ जाता है। अब सर लॉग बेस 10 क्यों लाते हैं, अपने केमिस्ट्री में जितने भी फॉर्मूले आते हैं उसमें लॉग बेस 10 आएगा नेचुरल। मैथ वाले शायद पढ़ते होंगे, लॉग बेस 3 पढ़ते होंगे, 2 पढ़ते होंगे, उसका अपने को कोई मतलब नहीं है ना। लॉग बेस 10 आएगा केमिस्ट्री में, जब जहां भी पढ़ेंगे तो वैल्यूज जो है वो लॉग बेस 10 की अलग होती है, लॉग बेस 2 की अलग होती है, लॉग बेस 3 की क्या रहती है, अलग रहती है। तो यहाँ अपन देखेंगे तो ds क्या आ जाएगा, दैट ds इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा NCV 2.303 NCV
log base 10 T2 upon T1 plus 2.303 NR log base 10 V2 अपॉन अपने पास क्या आ गया V1 आ गया। ये एंट्रोपी का फॉर्मूला आता है कि ds इक्वल्स टू 2.303 NCV log base 10 T2 upon T1 plus 2.303 NR log base 10 V2 upon V1। एन क्या हो गया अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स हो गया। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो डिफरेंट रहती है, आप यूनिट कौन सी लगा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। लीटर एटमॉस्फेयर यूनिट आ जाती है तो 0.082 हो जाता है ना। अगर आप जूल लगा रहे हो यूनिट तो 8.314 हो जाता है। अगर आप अर्ग लगा रहे हो तो 8.314 इंटू 10⁷ अर्ग में हो जाता है। अगर आप कैलोरी लगा रहे हो तो 2 कैलोरी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती है। अपन जो लगाते हैं जनरली इस चैप्टर में अगर बात करें तो वो 0.082, क्योंकि अपने को जनरली प्रेशर देखना पड़ता है या फिर वर्क देखना पड़ता है। तो 0.082 क्यों लगाते हैं, वो लीटर एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना। अगर वॉल्यूम भी आपके पास लीटर में होगा और प्रेशर आपको कैलकुलेट करना होगा तो प्रेशर सीधा किस में आ जाएगा, अपने पास एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। तो ये एंट्रोपी का फॉर्मूला आता है 2.303 NCV log base 10 T2 upon T1 plus 2.303 NR log base 10 V2 upon V1। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि कैसे कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैलकुलेट करते हैं और कैसे कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैलकुलेट करते हैं ना। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद नेक्स्ट क्लास में।